ठुल्ला एक। सुबह से शाम और शाम से रात कई कई दिन यूं ही भूखे प्यासे गुजर जाते। कभी मजदूरी मिल गई तो 2 टाइम की रोटी खा ली, वरना भूखे ही दिन रात गुजर जाते। गांव के स्कूल के बाहर बैठ के आने जाने वाले बच्चों को देखता तो सोचता कि मैं पढ़ता इनकी तरह तो कितना अच्छा रहता। स्कूल के बच्चे कभी कभी उसको अपने टिफिन से खाने का सामान दे देते थे। एक दिन उसको रास्ते में कुछ किताबें पड़ी हुई मिल गई तो उसने सोचा कि ये जरूर किसी स्कूल के बच्चे की होंगी। वह दूसरे दिन उन किताबों को लेकर स्कूल के गेट पर बैठ गया। हर आने जाने वाले बच्चों से पूछता, किसी है ये किताबें हैं तो वो ले ले। जब किसी ने वो किताबें नहीं ली तो वो वहीं बैठ के किताबों में बने चित्रों को देखने लगा। तभी स्कूल में प्रवेश कर रहे मास्टर की नज़र उस पर गई। मास्टर ने उससे कहा, अरे ठुल्ला, ये किसकी किताबें हैं और कहाँ से लाया? आज पहली बार उसको पता चला कि उसका नाम ठुल्ला है, पर मन ही मन एक पल को सोचने लगा, ये कैसा नाम है ठुल्ला? अरे बोलता काहे नहीं, ये किताबें कहाँ से लाया है? देख तो ऐसे रहा है जैसे सब समझ आ रहा है। ठुल्ला की भाव-भंगिमा को मास्टर ने तोड़ते हुए जोर से कहा, ला मुझे दे। एक ही झटके में मास्टर ने उसकी सारी किताबें ले ली। मास्टर ने कहा, शाम को मेरे घर आ जाना, घर की छत की सफाई कर देना और रोटी भी वहीं खा लेना। मास्टर उसी गांव का था और ठुल्ला के माता पिता को जानता था। जब ठुल्ला 3 वर्ष का तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से लेकर अब तक गांव वाले ही ठुल्ला को भोजन पानी कराते थे। ठुल्ला अभी 12 वर्ष का ही था, पर स्वाभिमान कुट-कुट भरा था, इसलिए वो अब गांव वालों से रोटी नहीं लेता था। उसको भूखे रहना मंजूर था, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। ठुल्ला शाम को मास्टर की छत पर झाड़ू लगा रहा था, तभी मास्टर की लड़की गोद में अपने 4 माह के बच्चे को लेकर छत पर आ गई और बड़ी गौर से ठुल्ला को देख रही थी। ए लड़का, क्या नाम है रे तेरा? मास्टर की लड़की ने ठुल्ला से पूछा। हमारा नाम ठुल्ला है। इतना सुनते ही मास्टर की लड़की जोर जोर से हंसने लगी और उसी अनुपात में ठुल्ला भी हंस रहा था। मास्टर की लड़की ने कहा, तू काहे हंस रहा है? ठुल्ला बोला, जिसलिए आप हंस रहे हो वही खातिर हम भी हंस रहे हैं। मास्टर की लड़की बोली, हम तो तेरे नाम से हंस रहे हैं कि ये कैसा नाम रखे हैं तेरे माता पिता? ठुल्ला बोला, कौन माता पिता? हमारे तो कोई है ही नहीं। हमारा नाम तो मास्टर जी बताए, यानी कि आपके पिताजी की हम ठुल्ला है। जैसे आप हंसे हो न दीदी, वैसे ही हम भी हंसे थे। ठुल्ला सुनकर, अच्छा ये बता, तू मेरे साथ मुंबई चलेगा? मास्टर की लड़की ने ठुल्ला से पूछा। पर हम तो पढ़े लिखे नहीं है दीदी, ठुल्ला बोला। तो मुझे कौन सा तुझसे लिखा पढ़ी का काम करवाना है? यही साफ सफाई का काम करना, दोनों टाइम का भोजन और कपड़े दूंगी और रहने के लिए कमरा। दीदी आप हमको स्कूल भी भेजो तो मैं आपके साथ चलूंगा। ठुल्ला ने अपनी शर्त रख दी। स्कूल तो न भेज पाऊंगी, लेकिन टाइम मिला तो घर में जरूर पढ़ा दिया करूंगी, मास्टर की बेटी ने ठुल्ला से कहा। ठुल्ला पढ़ने की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और मुंबई जाने को तैयार हो गया। मास्टर ने भी अपनी बेटी से कह दिया कि वो ठुल्ला को साथ ले जाए, तेरी मदद कर दिया करेगा। ठुल्ला आज पहली बार रेलगाड़ी में बैठा था, उसके लिए ये सब कुछ नया था। आज पहली बार नए कपड़े पहने थे। रेलगाड़ी का वातानुकूलित डिब्बा उसको रह रह के सर्दी का एहसास करा रहा था। वो खिड़की के बाहर झांकता तो मन ही मन बाहर के नज़ारे देख खिलखिला पड़ता। जब कोई स्टेशन पड़ता तो उसी की उम्र के बच्चे उसको दिखाई देते। कोई चाय चाय की आवाज़ लगाकर चाय बेच रहा होता तो कोई गर्मा गर्म चने। एक पल को सोचने लगा, ये काम तो मैं भी कर सकता था, बेकार ही मजदूरी करी। सोचता ही था कि गाड़ी स्टेशन आगे बढ़ जाती। मास्टर की बेटी ने ठुल्ला की सीट पर अपनी भारी भरकम सूटकेस रख छोड़े थे और ठुल्ला को अखबार देकर बोली, जब नींद आए तो नीचे बिछा कर सो जाना। ठुल्ला को इस बात का कोई मलाल न था कि वो कहाँ सोएगा। ठुल्ला ठंड से कांप रहा था, उसने अखबार को ही चादर समझ के अपने को ढक लिया। नींद आ नहीं रही थी, फिर भी अपने घुटनों सिकोड़कर पेट से चिपका लिया था। मास्टर की लड़की का बच्चा उसी बीच रोने लगा तो ठुल्ला उठा और बोला, दीदिया देखो बाबू रो रहा है। मास्टर की लड़की ने बच्चे को संभालते हुए ठुल्ला से कहा, अरे नीले बैग से डायपर तो निकाल, मुन्ने ने सू सू कर दी है। ठुल्ला उठा और नीला बैग दीदिया के सामने रख दिया। अरे डायपर निकाल डायपर। मास्टर की लड़की ने झल्लाहट में अजीब सा मुंह बनाया और बैग की चेन खोलकर खुद ही डायपर निकाल लिया। ठुल्ला ने पहली बार देखा कि डायपर क्या होता है। आसपास की सीट वाले सभी बच्चे के रोने से जाग चुके थे। डायपर बदलते हुए जो गंध आई कि पूरे वातानुकूलित डिब्बे को अपनी चपेट में ले लिया। सभी ने अपनी अपनी नाक को सफेद चादर से ढक लिया। ठुल्ला बोला, अरे दीदिया बाबू सू सू न किए है ही तो हक दिया है। ठुल्ला की इस बात को सुनकर सभी हंसने लगे। जो अब तक की बदबू से नाक ढके थे सबकी बत्ती सी चमक रही थी। मास्टर की लड़की सबकी हंसी सुनकर खिसिया गई थी और अपनी खिसियाहट ठुल्ला के गाल पर चांटा जड़ के निकाल दी।
जा इस डायपर को डस्टबिन में डाल के आ। ठुल्ला एक हाथ में डायपर और दूसरे हाथ से अपना गाल पकड़े था, जिस पर मास्टर की लड़की के हाथ की उंगलियां छप गई थी। ठुल्ला रोया तो नहीं, पर उसकी आंखें डगमगा गई थी। सफर कैसा भी हो बीत ही जाता है, फिर चाहे वो सफर जिंदगी का हो या ट्रेन बस का हो। ठुल्ला भी अपनी जिंदगी का सफर मुंबई की ओर बढ़ती ट्रेन में कर रहा था। रात का 2:30 बजा था। गाड़ी मुंबई के लोकमान्य तिलक स्टेशन पर रुकी। एक एक सभी यात्री डिब्बे से बाहर निकल रहे थे। ठुल्ला अखबार के पन्नों में लपेटे अपने शरीर से कोड लेटा हुआ था। मास्टर की लड़की, जो कि अपने बच्चे को लेकर सीट पर बैठी थी, ठुल्ला को अपने पैरों से ठोकर मारकर जगाने की कोशिश कर रही थी। उसके पैर के अंगूठे का नुकीला नाखून ठुल्ला के गाल में खरोंच मार गया। ठुल्ला हड़बड़ा के अखबार को दूर करके अपनी जगह से उठ बैठा। उसके सामने इस वक्त 6 फीट का लंबा चौड़ा इंसान खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए मास्टर की लड़की की गोद से बच्चे को लिया और अपनी पत्नी को गले लगाते रिया नाम से संबोधित किया। हाँ राजीव, लाओ मुन्ने को मुझे दे दो, रिया ने अपने पति राजीव से कहा। ठुल्ला को समझते देर न लगी कि ये दिदिया के घर वाले हैं। 12 साल का ठुल्ला एक सूटकेस और एक भारी भरकम बैग को लेकर रिया और राजीव के पीछे चल दिया। राजीव ने प्लेटफॉर्म आकर कुली को आवाज लगाई तो रिया ने उसको टोकते हुए कहा, अरे कुली की क्या जरूरत है, ये है तो ठुल्ला सामान पकड़े तो है, पर बच्चा है ये तो कैसे इतना बोझ उठा सकेगा, राजीव ने अपनी पत्नी रिया से कहा। ठुल्ला मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ जीजा जी, हम इससे भी भारी सामान उठाए हैं, गांव में मजदूरी जब किए थे। राजीव फीकी सी हंसी को मुंह में दबा गया और ठुल्ला की तरफ देख रहा था। रिया ने ठुल्ला को उसी वक्त दपट दिया, जीजा जी नहीं साहब है तेरे, ये अब से जाना बोलना। ठुल्ला सर पे सूटकेस और बगल में नीला बैग कंधे पर टांगे था। बैग के वजन से उसका कंधा झुका जा रहा था। अच्छा दिदिया, अब से जीजा जी नहीं साहब ही बुलाया करूंगा। रिया फिर भड़क गई और बोली, अब से ये दिदिया जीजा बोलना बंद कर, मुझे मेम साहब और इनको साहब बुलाया कर। ठुल्ला ने पलके झुकाते हुए हामी भर दी। रिया और राजीव प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर मुस्कुराते हुए चढ़ रहे थे और एक दूसरे की कुशलता पूछ रहे थे। ठुल्ला भी धीरे धीरे सीढ़ियों को पार कर रहा था। शरीर पर इतना वजन, फिर भी उसके उत्साह में कोई कमी न थी। गरीब के कंधे ही तो भगवान ने मजबूत बनाए हैं, बाकी मजबूती गरीब के दिमाग में खुद ब खुद जगह बना है। गाड़ी की डिक्की में राजीव ने सामान रख दिया और ठुल्ला पीछे की सीट पर बैठ गया। राजीव गाड़ी चला रहा था और रिया बगल में बैठी थी। ठुल्ला रात के अंधेरे के बीच चमचमाती मुंबई कार की खिड़की से चिपक कर देख रहा था और सपने सजोता जा रहा था। 25 मंजिला इमारत के सामने बड़ा सा गेट और गेट पर 2 गार्ड अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। एक गार्ड ने गेट खोला, दूसरे ने दूर से रिया को पुकार के सलाम किया। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते नमस्ते, रिया ने जवाब दिया और गार्ड से बोला, ये ठुल्ला है हमारा नया नौकर, अब हमारे साथ ही रहेगा। गार्ड ने ठुल्ला की तरफ देखा और मुस्कुराकर उसका नाम आगंतुक सूची पर चढ़ा दिया। गाड़ी पार्किंग में राजीव ने लगा दी थी। ठुल्ला ने आज से पहले इतनी बड़ी इमारत कभी न देखी थी। राजीव ने सूटकेस और बैग कार की डिक्की से निकाला तो ठुल्ला राजीव की तरफ दौड़ के गया और सूटकेस पकड़ने लगा। राजीव ने कहा, रहने दो, हम ले चलते हैं। ठुल्ला बोला, नहीं साहब, ये तो हमारा काम है, आप काहे ले जाएंगे। ठुल्ला ने बैग कंधे पर टांग लिया, पर राजीव ने सूटकेस उसको नहीं दिया। राजीव को स्टेशन से लेकर अब तक न जाने क्यों ठुल्ला को लेकर दिल में एक प्यार सा पनप गया था। वो रिया की वजह से कुछ कह नहीं पा रहा था। मन ही मन ठुल्ला के बारे में सोच रहा था। नाम जैसा भी हो, पर ठुल्ला शक्ल सूरत से बहुत सुंदर था। कपड़े अगर फटे या गंदे भी पहने हो तो भी ठुल्ला की खूबसूरती को कम नहीं कर पाते। उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि मजदूरी करता होगा, ये बस किस्मत की मार थी कि गरीबी में जन्म हुआ और बचपन में ही अनाथ हो गया। लेकिन इसमें उस बेचारे का क्या दोष, उसको क्या पता किस्मत क्या होती है। वो बस इतना जानता था कि मेहनत करके ही रोटी खानी है, इसलिए राजीव से कह रहा था, साहब ये अटैची भी हमारे माथे पर रख दो। रिया ने लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट खुल गई। ठुल्ला अचंभित था ये सब देखकर। सब लिफ्ट के अंदर हो गए। ठुल्ला बोला, साहब इतना छोट कमरा में रहते हैं आप लोग। लिफ्ट में चारों तरफ देखते हुए राजीव से कहा। ठुल्ला की इस बात पर रिया और राजीव दोनों हंस पड़े। 20वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी तो ठुल्ला सहित सब बाहर आ गए थे। लिफ्ट के ठीक सामने दरवाजे पर राजीव के नाम की नेम प्लेट लगी थी। राजीव मोहन श्रीवास्तव, कमिश्नर इनकम टैक्स, फ्लैट नंबर 2012। राजीव ने बेल बजाई तो सामने एक वृद्ध महिला ने दरवाजा खोला। उम्र 70 के आसपास होगी। चेहरे पर चमकता तेज सफेद बाल और आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा और चश्मे की दोनों किनारी से कंधों पर झूलती सोने की चेन। रिया ने झुककर अपनी सास के चरण स्पर्श किए। सास ने रिया की गोद से बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उसकी पेशानी चूम ली।
अरे रिया, ये कौन है? अपने भतीजे को भी लाए हो क्या साथ में? सास ने ठुल्ला के सर पे हाथ रखते हुए कहा। ठुल्ला ने झट से बुढ़िया के पैर छूते हुए कहा, नहीं दादी, हम भतीजे नहीं है, ठुल्ला है, मास्टर जी काम करने के लिए भेजा है। रिया के बोलने से पहले ही बुढ़िया को जवाब मिल गया। बुढ़िया ने कहा, अरे इतना सुंदर बच्चा, इतना मासूम, भला क्या काम करेगा? अब तक ठुल्ला के सर से हाथ नहीं हटाया था। ये देखकर जहां राजीव मन ही मन खुश हो रहा था, वहीं रिया अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी, पर सास के सामने कुछ बोल न सकी। रिया और राजीव अपने कमरे में चले गए। माताजी भी अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर हो गई। ठुल्ला घर को खूब गौर से देख रहा था। उसने कभी ऐसा घर नहीं देखा था। मन ही मन खुश था कि दिदिया हमको पढ़ाएगी। अब कौनों के आगे रोटी के लिए हाथ न फैलाना पड़ेगा। 12 साल के बालक, इतना स्वाभिमान कम ही देखने को मिलता है। ठुल्ला ने कमरे की खिड़की खोली तो उसके चेहरे पर ठंडी हवा के झोंके ने पेड़ लगा दिए। उसने देखा वो बहुत ऊंचाई पर है। सोचने लगा, जीना तो एक भी न बढ़े, फिर इतना ऊपर कैसे आ गए? सुबह की पौ फट चुकी थी। ठुल्ली को पूजा की घंटी की आवाज सुनाई दी, जो कि माता जी के कमरे की तरफ से आ रही थी। वो कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजे को हाथों से धकेला, पर शायद वो अंदर से बंद था। पूजा की घंटी के साथ साथ माता जी की गुनगुनाने की आवाज भी आ रही थी। वो दरवाजे पर ही बैठ गया और माता जी पूजा करके दरवाजा खोलेंगी तो इंतजार करने लगा। अरे यहाँ क्यों पड़ा है? हाथ पूजा की थाली और घंटी लिए माता जी ने ठुल्ला से कहा। पर ठुल्ला की आंख लग गई थी। घंटी की आवाज सुनकर ठुल्ला हड़बड़ा के खड़ा हो गया। अब तक माताजी बालकनी का दरवाजा खोलकर सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही थी। अरे बेटा, तू सोया नहीं क्या और यूं दरवाजे पर क्यों पड़ा था? माताजी ने ठुल्ला से कहा। ठुल्ला ने झट से माताजी की तरफ अपने छोटे छोटे हाथों प्रणाम किया। दादी, हमार मन था कि पैर छू ले, पर हम नहाए नहीं है, न तो दूर से प्रणाम कर लिए। ठुल्ला की मीठी मीठी बातों से माताजी अत्यधिक प्रभावित हो गई और मन ही मन अपनी बहू के बारे में सोचने लगी। पता नहीं रिया क्या समझ के इस बच्चे को इसके माता पिता से दूर ले आई है। ये मासूम क्या घर का काम करेगा? दरवाजे की घंटी बजी तो माताजी की भाव भंगिमा तार तार हो गई। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोला तो सामने काम करने वाली बाई और खाना बनाने वाला एक 20-22 साल का लड़का खड़ा था। दोनों की नजर ठुल्ला पर पड़ी और दोनों एक साथ बोल पड़े, माताजी, ये इतना सुंदर बच्चा किसका है? माताजी बोली, बहू के साथ आया है, उसके मायके से। ओह, मेमसाब का सगे वाला दिखता है, बाई ने ठुल्ला के गाल खींचते हुए कहा। ठुल्ला और ठुल्ला, रिया की आवाज ठुल्ला के साथ साथ सबके कानों में एक साथ पड़ी। ठुल्ला रिया के कमरे की तरफ गया। राजीव हाथ में टॉवल लिए कमरे में ही बने वॉशरूम की तरफ जा रहा था। ठुल्ला दौड़कर गया और राजीव के पैर छूते हुए बोला, प्रणाम जीजा। राजीव उसको देखकर मुस्कुरा दिया और बाथरूम में चला गया। रिया बिस्तर से उठी और एक जोरदार चाटा ठुल्ला के गाल पर जड़ दिया और चिल्लाई, तुझे रात को समझाया था न जीजा जाजा न बोलना, साहब बोलना। ठुल्ला की दोनों आंखें डब्बा आईं और वो गाल को सहलाते हुए बोला, गलती हो गई, हम भूल गए थे आपकी बताई हुई बात, आगे से ये गलती न हो, ध्यान रखना, रिया ने तेज आवाज में कहा। वो बैग से डायपर निकाल और बदल दे। बच्चे की ओर देखते हुए रिया ने कहा और खुद अपने खुले हुए बालों को सहेजने लगी। डायपर कैसे बदला जाता है ये तो ठुल्ला ट्रेन में देख चुका था, पर एक बात सोचकर घबरा गया कि मुन्ना तो उसमें टट्टी करे होगा। वो रिया से बोला, मेम साहब, ये हम कभी नहीं किए, हमको बास आता है टट्टी का। रिया, जो अब तक ड्रेसिंग टेबल के सामने बाल सहेज रही थी, तुरंत ठुल्ला की तरफ पलट गई और उसके दोनों कानों को पूरी ताक लगा के उमेट दिए। ठुल्ला को इतनी तेज दर्द हुआ कि वो अपने पैरों के पंजों पर उचक गया। तुझे अपने साथ क्यों लेकर आई? मुन्ने की खातिर न, रिया ने कान छोड़ते हुए कहा। ठुल्ला बोला, मेम साहब, हम टट्टी नहीं साफ कर पाएंगे हम। रिया ने ठुल्ला के कंधे पकड़ के इतनी जोरदार धक्का दिया कि ठुल्ला बाथरूम के दरवाजे से जा लड़ा। राजीव बाथरूम से निकल ही रहा था, तभी ठुल्ला को वहां पड़ा देखा। ठुल्ला डरा सहमा सा था, सोच रहा था ये दिदिया ऐसी तो न थी गांव में। ठुल्ला सुबक रहा था, तभी राजीव ने उसको उठाया और उसको अपनी कमर से लपेट लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुझे चोट तो नहीं लगी? ठुल्ला कुछ न बोला। तभी राजीव ने रिया से कहा, ये क्या तरीका है? रिया ने राजीव की बात जवाब न देते हुए ठुल्ला से कहा, जा बाहर और अब से जुबान न लड़ाना मुझसे या किसी भी घर वालों से। राजीव ने ठुल्ला को छोड़ दिया। ठुल्ला सुबुकता हुआ रिया के कमरे से निकल आया। माताजी ने ठुल्ला को रोते देख पूछ लिया, क्या हुआ तुझे? तभी रिया भी वहां आ गई। ठुल्ला माताजी से कह रहा था, कुछ नहीं माताजी, वो मेम साहब का कमरा में हमारा पैर फिसल गया, गति में ऐसा जमीन नहीं है, न तो आदत नहीं है चिकना जमीन पर चलने का। रिया सब बातें सुन रही थी। ठुल्ला कितना समझदार ये सोच रही थी। रिया ने किचन की तरफ मुंह करके आवाज लगाई, अरे अर्जुन, नाश्ता तैयार है ना? साहब रेडी हो गए हैं।
जी मेम साहब, नाश्ता लगा दिया है टेबल पर, अर्जुन ने वहीं से आवाज लगाते हुए कहा। रिया फिर से बोली, अर्जुन इधर तो आना। अर्जुन किचन से बाहर आ गया। ठुल्ला जा अर्जुन के साथ और अपने कपड़े भी ले ले, और गार्ड रूम में बाथरूम है, जल्दी से नहा धोकर आ जाओ। और हाँ अर्जुन, ठुल्ला को लिफ्ट भी ऑपरेट करना सिखा देना। अर्जुन बोला, ठीक है मेम साहब। ठुल्ला अर्जुन के साथ बाहर आ गया। अर्जुन उसको लिफ्ट के बारे में समझा रहा था। ठुल्ला कितना मासूम था कि कुछ देर पहले रिया के धक्के और थप्पड़ दोनों को भूलकर अर्जुन के साथ लिफ्ट कैसे चलती है सीखकर मुस्कुरा रहा था। राजीव का मूड बहुत खराब था रिया के बर्ताव से। वो कमरे से निकला और अपनी मां के पैर छूकर बिना नाश्ता किए ही निकल गया। रिया को समझते देर न लगी कि राजीव किस बात से नाराज है।